हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे मास्टर जी। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों, ये जर्नी बहुत लंबी है और इसी पे मैं एक अर्ज कर रहा हूं, अंधेरा है तो रोशनी भी होगी, अंधेरा है तो रोशनी भी होगी, खामोशी है तो कहानी भी होगी। ध्यान से सुनो, अंधेरा है तो रोशनी भी होगी, खामोशी है तो कहानी भी होगी। आज मेहनत है कल नाम होगा, आज मेहनत है कल नाम होगा, और जो रुकेगा नहीं उसी का मुकाम होगा। तो बच्चों, रुकना नहीं है, ये आपकी सतत जर्नी चलती रहनी चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कॉपी पेन लेके स्टार्ट करिए और हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों, आज की लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका मतलब है, देखो, जिसका मतलब है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा सा हम इसको और ब्रेक करें उसको, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है बच्चों जो रेस्ट पे रहे। यानी हम जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये दोनों चैप्टर को मिला के कंबाइंड फॉर्म में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। यानी इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये हमेशा रेस्ट पे रहता है, यानी वो मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज विच विल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो अब कैसे क्या पढ़ना है, चार्ज क्या होता है ना। चार्ज अगर ट्रायंगल पे रखे हैं तो फोर्सेस क्या होंगे, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ये पहले और दूसरे चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एनर्जी कितनी होगी, है ना। बट चार्ज जो हमारा रेस्ट पे ही रहेगा। ओके, जब थर्ड चैप्टर में हम पहुंचते हैं, चार्ज हमारा मूव करने लगता है, तो वहां से स्टार्ट होता है यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये ध्यान दो, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो अगर हम बात करें चार्ज को, तो चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी आप जानते हो कि चार्ज हर बॉडी में रहता है। जैसे अगर हम स्केल यानी जो प्लास्टिक की स्केल लें और उस स्केल को अगर हम अपने हेड पे रब करें, हम इसको रब कर दें और हम पेपर के हल्के हल्के पीस को हम देखें, तो हम देखते हैं कि वो उनको अट्रैक्ट करने लगता है, पेपर के पीस उसमें अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने इस स्केल को अपने सर पे रब किया तो रबिंग से, फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज्ड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हर मटेरियल में चार्ज तो होगा ही होगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब चार्ज कोई चीज कोई नई चार्ज, कोई चीज नहीं जो कहीं से आती है, हर बॉडी में चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। तो आपको चार्ज पता है, चार्ज इसकी ऐसा यूनिट कूलॉम होती है, और अगर हम 1 कूलॉम की बात करें तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो इसका जो सिंबल है हम लोग जनरली स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्लियर हुआ। चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। आप इतना समझो कि हर बॉडी में चार्ज होता है, चार्ज हर बॉडी में, यानी अगर प्लास्टिक की स्केल भी होगी तो उसमें चार्ज होगा। क्लियर हुआ? ओके, कॉमन मिस्टेक बच्चों क्या होता है, एक चीज हमेशा आपको कंफ्यूज करती है चार्ज और करंट के बारे में। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। सबसे पहले क्या होता है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ध्यान दो, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब ध्यान दो कितना अंतर है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द चार्ज,
एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अगर हम बात करें करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने बोला ना थर्ड चैप्टर में पहुंचेंगे तो हमारा चार्ज फ्लो करने लगेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बड़ा हम लोग चार्ज को, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार्ज इज वेक्टर है या स्केलर है। तो हमारा जो चार्ज है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, और ये दोनों हो सकते हैं, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पता है, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, इफिशिएंट हो जाते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज की, अभी हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बच्चों पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज, तो अभी मैंने बताया किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी आप कह सकते हो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप नोट्स भी बनाते चलो बेटा साथ साथ, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। लाइक आप प्रोटॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना। या हम कह सकते हैं लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएं, चले गए, लॉस्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। ये देखो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए, कोई बॉडी थी कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी शोज द नेगेटिव चार्ज। किसी बॉडी के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसी बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज। क्लियर, यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी हो जाए, लॉस्ट हो जाए। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। और तीसरा होता है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल का मतलब आप कह सकते हो कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मीन्स चार्ज ना हो, या हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम हो, बराबर हो, है ना। तो हम कह सकते हैं लाइक प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कैरी 0। अगर हम बात करते हैं इसमें यानी कह सकते हो आप न्यूट्रल का मतलब है ना तो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, सिंपल वर्ड न्यूट्रल। तो 3 तरह के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, और जब कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, या जितने प्रोटॉन हो, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रल एटम। जैसे एटम में जनरली अगर हम एटम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, ओके, और उतने ही लगभग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रल एटम है। अब इसमें कुछ कीवर्ड आपको याद रखना है कि लाइक चार्ज अगर है बच्चे, लाइक चार्ज, तो वो हमेशा क्या करते हैं, लाइक चार्ज वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, पुश अवे करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, अगर 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर अनलाइक चार्ज है, देखो बेटे अगर अनलाइक चार्ज है, अगर अनलाइक चार्ज है, लाइक अगर मैं कहूँ कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आ रहा। और जो लाइक चार्ज हैं वो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चे। क्या याद रखनी पड़ेगी, देखो कि प्रोटॉन उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो बट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, प्रोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और इलेक्ट्रॉन का भी सेम रहता है, बट यहाँ पे माइनस रहता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव रहता है। न्यूट्रल का कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है, और ये इनके मास हैं। ये आपको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें सब सारी आपको एंट्रीज उसमें मेंशन होती हैं। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से। पॉजिटिव चार्ज, ये 4 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है बच्चों, चार्ज एक स्केलर होता है, और दूसरा 2 अगर पॉजिटिव हो और या 2 नेगेटिव हो तो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक है यानी एक प्लस है और एक माइनस है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं, ओके। दूसरा चीज क्या है, देख लो, एलिमेंट्री चार्ज, यानी एक एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, ओके, इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और
और उनको हम बोल सकते हैं कि वो जो भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज ई हो सकता है, 2e हो सकता है, 4e हो सकता है, कभी भी उस पर ऐसे नहीं हो सकता है, यानी क्योंकि वो एलिमेंट्री चार्ज है, उसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अब देखते हैं क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो क्वांटाइजेशन आपको दिख रहा होगा। क्वांटाइजेशन बहुत आसान है, देखो क्या है, चार्ज एग्जिस्ट ओनली डिस्क्रीट पैकेट्स। तुम क्वांटाइजेशन का मतलब कह सकते हो किसी आइसोलेटेड बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। जहाँ पे ई अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो अभी हमने पिछले स्लाइड में ई पढ़ा था। ई क्या था? ई क्या था? एलिमेंट्री चार्ज। यानी ये कह सकते हो कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो एन ई होगा, वेयर एन इज अ इंटीजर। एन इज अ इंटीजर, यानी ई क्या हो सकता है, यानी किसी बॉडी का जो चार्ज है बच्चे वो क्या हो सकता है, वो ई हो सकता है, वो 2e हो सकता है, वो 3e हो सकता है, अप टू सो ऑन। माइनस ई हो सकता है, -2e हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये कह सकते हो बच्चे। यानी चार्ज ऑफ एन बॉडी इज इंटीग्रल, ये इंटीजर से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, वेयर इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, और कभी ये नहीं हो सकता है, अभी मैंने बताया ना बेटा, यानी आप कह सकते हो कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन होगा। यानी जो चार्ज है वो हमेशा ई 2e 3e होगा, बट क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी चार्ज कभी 0.5 नहीं होगा, चार्ज कभी 0.6 नहीं होगा, यानी चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ओके, चार्ज हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे चार्ज ई हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 5e हो सकता है, या -e हो सकता है। ये चार्ज ऐसा हो सकता है, इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। यानी Q इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज अ इंटीजर। क्लियर? अब आते हैं बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं कंजर्वेशन पे। ठीक, कंजर्वेशन यानी अगर हम किसी सिस्टम की बात करें तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, ओके। यानी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखो लिखा है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। देखो कैसे, अगर मान लो कोई एक सिस्टम है, मान लो एक रॉड है जिसपे 10 इलेक्ट्रॉन थे और एक कोई बॉडी है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन और थे, तो अगर हमने इनको रब नहीं किया बिफोर रबिंग, इन दोनों पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 20 हैं। लेकिन हमने आफ्टर रबिंग अगर हमने रब कर दिया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो अब इसमें कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 20। यानी कहने का मतलब पहले भी 20 इलेक्ट्रॉन थे और बाद में भी कहने का मतलब अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो चार्ज है यानी टोटल चार्ज वो हमेशा कंजर्व रहता है। क्लियर है ना? यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है। ओके, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज हमेशा क्या हो सकता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज कहीं से आता नहीं है। जैसे एक स्केल थी, जब मैंने अपने सर पे रब किया था, ओके, तो क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए। तो चार्ज का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता रहता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जिसमें टाइटली पैक्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स और किसी में उतने एनर्जी से नहीं बंधे हुए हैं, तो क्या होता है? तो जो लूज एनर्जी या कम एनर्जी बंधे वो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाते हैं जब आपने रब किया और वो दूसरी बॉडी पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफर हो सकता है। तो टोटल जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको एग्जाम टिप की। देखो क्या है इसमें, एक बात देख लो, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट टच चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट बट द टोटल चार्ज इज अनचेंज्ड। यानी कहने का मतलब है जब कोई बॉडी टच करती है ना, तब क्या होता है? चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट मतलब चार्ज, एक बॉडी का चार्ज दूसरे में चला जाएगा या दूसरे का पहले में आ जाएगा, बट जो टोटल रहते हैं वो सेम रहते हैं। अभी मैंने बताया ना कि अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 10 थे, टोटल 20 थे। जब आपने रब किया तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो 8 हो गए, 12 हो गए, अभी 20 हो गए। तो जो टोटल चार्ज है वो अनचेंज रहता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, एग्जाम टिप क्या है? यूज द कंजर्वेशन टू सेट अप द इक्वेशन इन चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स
ओके जब हम अगर कोई आइडेंटिकल बॉडी टच करते हैं, कांटेक्ट में आती हैं, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके जैसे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और इस पे 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये कांटेक्ट में आ गई दोनों, तो क्या हो गई, दोनों आइडेंटिकल थी, तो 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 12 हो गए तो बराबर बराबर चले जाएंगे, फिर दोनों में क्या हो जाएंगे, 6 और 6 चले जाएंगे। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेसिकली 2 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और एक आप जानते ही हो कि जैसे अगर कोई भी चूंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो चार्ज का जो एडिशन होता है वो अलजेब्रिक सम होता है हमेशा। नहीं, अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो उनका अलजेब्रिक सम हो जाता है टोटल चार्ज। ठीक है, तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है। अब हम चलते हैं आगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अगर हम कभी भी मटेरियल को क्लासिफाइड करते हैं, तो मेरे जो मटेरियल हैं वो 3 कैटेगरी में रखे हैं ब्रॉडली, अगर हम कैटेगराइज करें उनको। तो पहला कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर कह सकते हैं या इंसुलेटर कह सकते हैं, और तीसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टर की, है ना। आप लोग सब लोग जानते हो कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना। कंडक्टर उन्हीं को बोलते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इजिली थ्रू आउट द मटेरियल। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जितने भी मेटल हैं वो सब कंडक्टर हैं। क्यों उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, चार्ज का सीन क्या होता है। चार्ज अगर आउटर सरफेस में, अगर हमने किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है और उसको हमने चार्ज दे दिया, ओके, कोई प्लस चार्ज दे दिया, तो क्या होता है बच्चे, वो चार्ज उसके सरफेस पे फैल जाता है। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। देखो अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई कि अगर हमने किसी बॉडी को चार्ज दिया तो चार्ज उसके सरफेस पे फैल जाता है, बट उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी। तो आपको अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करते हैं, ओके, उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। अब देखो इंसुलेटर, अभी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, है ना। इंसुलेटर वो होते हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं उनकी मोबिलिटी कम होती है, या हम ये कह सकते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड टू एटम्स कैन नॉट माइग्रेट फ्रीली, जो इधर उधर माइग्रेट ना कर पाए, मूव ना कर पाए, एकदम बंधे हुए हैं, टाइटली पैक्ड हैं। ओके, एग्जाम्पल ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, वुड, ये सारे। ओके, चार्ज स्टेज लोकलाइज्ड वेयर प्लेस्ड यूज इन द प्रिवेंटर। तो इंसुलेटर आप इतना समझ लो कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इंसुलेटर में उतना नहीं होता है। क्लियर है ना, इंसुलेटर में कह सकते हैं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब एक सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर बेटा अभी आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, जब हम लोग सेकंड बुक पढ़ेंगे, और सेमीकंडक्टर में सेकंड बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, है ना। ये आज की जो मॉडर्न एरा है, इसमें सेमीकंडक्टर जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देख रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आप सेमीकंडक्टर यानी जो भी इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, आईसी हैं, वो सारी सेमीकंडक्टर से बनती हैं। आज के जिसका सेमीकंडक्टर पे सबसे अच्छा कमांड है, जिस कंट्री का सेमीकंडक्टर चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कंट्री ये समझ लो वो बाकी लोगों से 50 साल आगे है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, नाम से बच्चे पता चल रहा है, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कंडक्टर के कंपेयर में उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, बट इंसुलेटर के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तुम ये कह सकते हो ना, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, सेमीकंडक्टर के, है ना। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर रिड्यूस्ड।
ये सब हम अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में प्रॉपर चैप्टर ही यही है, हम डिटेल में बात करेंगे, उस चैप्टर का नाम ही सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना समझ लो कि 3 कैटेगरी के होते हैं मटेरियल हमारे, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। इज दैट क्लियर? नोट डाउन कर लो, है ना, अपने नोट्स भी बनाते चलो। बाकी टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया है हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसमें हम किसी भी बॉडी को टेम्पररी चार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक कोई स्फीयर है, ठीक, मान लेते कोई एक स्फीयर है इस तरह का, ठीक है, अभी ये चार्ज नहीं है, मान लो हमें इसको चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज। ओके, तो चार्ज करें, अगर हम क्या करें, कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके पास ले आए, देखो नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके पास ले आए, तो क्या करेगा? नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो जितने चूंकि कंडक्टिंग बॉडी है ना, ये इस स्टैंड पे रखा हुआ कंडक्टिंग बॉडी है, तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रॉड पास में आ गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पास में आ गई, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगा देगी, क्योंकि रिपल्सन, अभी हमने पढ़ा है लाइक चार्ज रिपल करते हैं, और जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं वो पास पास आ जाएंगे। पहली बात समझो, ब्रिंग द चार्ज बॉडी या ब्रिंग द चार्ज डॉल्ड, है ना, क्या करना है? देखो सबसे पहले, देखो बच्चे, सबसे पहले ब्रिंग द चार्ज रॉड, ओके, होल्ड रॉड नियर द कंडक्टर। हमने इस कंडक्टर के पास में चार्ज को होल्ड रखा, ये चार्ज बॉडी है, पहली चीज। अब क्या करना है? ग्राउंड द कंडक्टर। अब हमें एक काम और करना है, ये जो कंडक्टर हमारा था, ये जो कंडक्टर था, इसमें एक हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया, मान लो कॉपर का वायर लिया, और इसको ग्राउंड कर दिया, उसको जमीन में गाड़ दिया। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बच्चे, कि जितने इलेक्ट्रॉन है, चूंकि यहाँ पे फ्लो मिल गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे, उनको पाथ मिल गया, तो पाथ के थ्रू वो कहाँ चले गए? अर्थ में ग्राउंडेड हो गए। अब क्या हुआ? ये दूसरा स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप था। अब तीसरा स्टेप, रिमूव द ग्राउंड। अब जो हमने ग्राउंड किया उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये रॉड अभी रहेगी ऐसे ही, ये रॉड में। अब इस वायर को हटा देते हैं। अब यहाँ के नेगेटिव वाले सारे चार्ज कहाँ हो गए? वो तो चले गए, तो अब क्या बचा? अब ऐसा कुछ सीन बना, देखो, अब केवल प्लस ही प्लस तो बचा। अब हमने क्या किया? रिमूव द चार्ज रॉड। पहले रिमूव द ग्राउंड को रिमूव किया। अब क्या किया? अब इस चार्ज रॉड को भी हमने क्या किया? हटा दिया। ओके, पहले इसको हटाया, अब हमने इसको हटाया। अब जैसे इसको हटाया तो जो प्लस चार्ज था वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगा ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर के सरफेस में वो क्या हो गया? फैल गया चार्ज। तो शुरू में क्या किया? शुरू में हमारा वो अनचार्ज था, इस तरह का था शुरू में अनचार्ज, तो अनचार्ज बॉडी को हमने चार्ज कर दिया बाय द इंडक्शन। बस करना क्या था? एक अनचार्ज स्फीयर था, कंडक्टर था, बट वो अनचार्ज था, तो हमने एक चार्ज बॉडी को बस उसके पास लाए, पास टच भी नहीं किया, बस पास लाए। तो पास लाने भर से ये जो पहले अनचार्ज था वो अब चार्ज हो गया। तो ये हमारे 4 स्टेप्स हैं। आपको इसकी प्रॉपर डिटेलिंग और डायग्राम पढ़ना है तो ये एनसीईआरटी में, प्रॉपर एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल समझाया गया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, दूसरा चीज देखो और आते हैं, की पॉइंट, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट चार्ज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ओके, हमने जो चार्ज रॉड थी उसको टच नहीं किया, कोई हमने उसको कांटेक्ट में नहीं लाए, हमने बस उसके नियर बाय रखा। जैसे ही नियर बाय रखे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को उसने पुश किया बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड पॉजिटिव चार्ज को उसने पूरा अट्रैक्ट किया। ओके, इसलिए हमने इसको कंडक्टर एक्वायर्स चार्ज अपोजिट टू द इंड्यूसिंग मोड। तो आपने ये देखा कि जब जैसे एक चीज़ इंडक्शन में, एक चीज़ देखो कि अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम ले जाते हैं तो सेम चार्ज फर्दर एंड पे इंड्यूस होता है, और अपोजिट चार्ज के क्लोजर वाले पे देखो कैसे, ये नेगेटिव था तो नेगेटिव वाला दूर चला जाएगा, दूर वाले सरफेस पे, और प्लस वाला यानी अपोजिट चार्ज वाला पास। यानी आप ये कह सकते हो, मान लो ऐसे समझो बच्चे कि अगर कोई रॉड
रॉड, अगर यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी हमने इसके पास रखी, तो सेम चार्ज उसके दूर वाले एंड पे इंड्यूस हो जाएगा और अपोजिट चार्ज उसके पास वाले पे, यानी पास वाले पे अपोजिट चार्ज और दूर वाले एंड पे, दूर वाले किनारे पे लाइक चार्ज। वही यहाँ पे समझाया गया। देखो नेगेटिव है तो दूर वाले पे नेगेटिव यानी सेम और पास वाले पे अपोजिट उसका। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉडी को हम कैसे इसको चार्ज करते हैं। बट ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ना, ये परमानेंट नहीं होता है, कि ऐसा नहीं होगा कि परमानेंट बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या है? ये सिमिलर वैसे है जैसे हम लोगों ने 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो बॉडीज अगर कोई हो, कितनी बड़ी से बड़ी बॉडी हो, कितनी छोटी छोटी बॉडी, अगर दो बॉडीज हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। सिमिलरली, नॉट एग्जैक्टली सेम, वैसे ही अगर कोई दो बॉडी या कोई दो पॉइंट चार्ज, अगर कोई दो पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ये है, ये मान लेते हैं Q1, और अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, इफ दे आर प्लेस्ड बाय डिस्टेंस r, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, ध्यान देना पॉइंट चार्ज, इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और दोनों एक जैसे ही मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला जो चार्ज है इस पे एक फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और सिमिलरली ये Q2 वाला जो चार्ज है वो पहले वाले पे फोर्स लगाएगा, और चूंकि दोनों सेम है तो वो रिपल करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज हैं या दो पॉइंट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे पे क्या करते हैं बच्चे? फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स का नेचर रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो कूलॉम्स लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी जो उनके बीच का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, पहली चीज। दूसरी, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलॉम्स ने ये दो ऑब्जर्वेशन देखे, क्या कि अगर इनके बीच लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक, दोनों को कंबाइन किया कूलॉम्स ने, तो कंबाइन करने पर उन्होंने देखा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो क्या किया, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे उन्होंने K की वैल्यू क्या निकाली बच्चे? ये देखो लिखी हुई है, क्या? K इक्वल टू 1/4πε0, और इसकी वैल्यू उन्होंने निकाली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये K की वैल्यू है। और एप्सिलॉन क्या होता है? ये परमिटिविटी होती है ऑफ फ्री स्पेस, यानी हम कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच जो फोर्स है उनके बीच मीडियम पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं और अभी अगर वैक्यूम है तो फोर्स लग रहा है F, और अगर इन दोनों चार्ज के बीच में मैंने वाटर भर दिया, पानी भर दिया, तो वो फोर्स 80 गुना कम हो जाएगा, यानी F/80 हो जाएगा। तो कूलॉम्स ने ऑब्जर्व किया कि ये जो फोर्स है ये यूनिवर्सल नेचर का नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलोमिक फोर्स है, कूलोमिक फोर्स ये यूनिवर्सल नेचर का नहीं होता है, ये उनके मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है, अगर मैं यहाँ प्लास्टिक की एक सीट लगा दें तो उनके बीच फोर्स कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड का क्वेश्चन है कि अगर दो चार्ज के बीच में एक सीट
एक प्लास्टिक शीट लगा देते हैं तो फोर्स रिड्यूस रहेगा, इंक्रीज करेगा या सेम रहेगा। ओके, तो कहने का मतलब है कूलोमिक जो फोर्स होता है वो कूलोमिक फोर्स क्या करता है, ये यूनिवर्सल नेचर का नहीं है, ये डिपेंड करता है उनके बीच के मीडियम पे। मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पे तो करता ही है, ऑब्वियस सी बात है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स कम होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में स्क्वायर लगा है। पास पास होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, बट मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो कूलोमिक आ गया। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, एक चीज़ याद रखनी है कि मैथमेटिकली फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के क्या है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जिसमें इसमें सब दे रखा है, देखो के सिंबल है ना, कूलॉम्स कांस्टेंट कह सकते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है। देखो Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है, R सेपरेशन है, और एप्सिलॉन देखो लिखा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू मैंने बार बार बोली है, फिजिक्स में इतने बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, इनकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट बेटा ये आपको पेपर में गिवन होगा, बस ये याद रखना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की। ठीक है, ओके, तो ये एक जेई टिप्स है जिसमें हम लोग के की वैल्यू कभी कभी हम देखते हैं ऑप्शन में के टर्म्स में क्वेश्चन दिया होता है ना ऑप्शन में, या 1/4πε0, तो दोनों सेम चीज़ होती है, तो ये नोट कर लो, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, सिंपल कूलॉम्स लॉ कहता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इंपॉर्टेंट हमने पहले ही बता दिया था कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स की डायरेक्शन रिपल्सिव होगी, और अगर क्योंकि लाइक चार्ज रिपल करेंगे, और अगर यहाँ अनलाइक चार्ज है तो इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। ध्यान दो, ठीक है, इधर लगेगी, यानी लाइक चार्ज इधर रिपल करेंगे और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट, हालांकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो चार्ज किस तरह के हैं, क्या दोनों लाइक हैं या दोनों अनलाइक हैं। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको बस इस स्लाइड में केवल दो चीज़ें याद रखनी है, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है। और फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग लगता है, यानी फोर्स उन पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। यानी ये अगर हमारा पॉइंट चार्ज ऐसे रखे होंगे, ये एक पॉइंट चार्ज इधर है और एक इधर है, तो फोर्स इधर ही लगेगा या इधर लगेगा, उसी लाइन को उसी लाइन के अलोंग लगेंगे फोर्स, जिधर चार्ज को मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग फोर्स लगेगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमने जो है मैक्सिमम चीज़ें आपको कूलॉम्स फॉर्म्स में बता दिया है आपको। ठीक है, नोट्स भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो उसकी भी आप टेंशन मत रखो। ये बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, जैसे मान लेते प्लेन में कई चार्ज रखे हुए हैं, अब ये प्लेन है, इसमें एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है और एक Q है। तो सुपरपोजिशन लॉ ये कहता है कि अगर नेबर में या प्लेन में कई चार्ज रखे हुए हैं और किसी एक चार्ज पे मुझे फोर्स निकालना है, इस पे निकालना है, तो इस चार्ज पे Q1 वाला भी फोर्स लगाएगा, Q2 वाला भी फोर्स लगाएगा, Q3 वाला भी फोर्स लगाएगा। यानी फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3। तो इस पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। कहने का मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि चार्ज नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। यानी इसका वेक्टर सम हो जाएगा। यानी अगर मुझे इस पे टोटल फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फोर्स F, तो इस पे क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ये कहता है कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको कहता है कि किसी बॉडी पे अगर टोटल फोर्स निकालना है तो नेबर में जितने चार्जेस हैं वो सब उस पर फोर्स लगाएंगे, फिर आप उस सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये बिल्कुल हमने क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन,
बिल्कुल बेसिक, जैसे लर्नर बच्चे होते हैं वो सीखते हैं। जैसे इसके हमने सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं इस पे, है ना। जब हम स्लाइड्स आपको ये पूरा पीडीएफ आपको भेजेंगे टेलीग्राम पे तो देखिएगा। पहला एग्जांपल कितना आसान है, सिंपल। अगर 2 चार्जेस Q1 4 माइक्रोकूलम, एक ध्यान देना कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। तो 4 माइक्रोकूलम एंड Q2 -3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय R इज इक्वल टू 0.3 मीटर इन एयर, फाइंड द फोर्स। तो सिंपल यहाँ पे कूलम्स लॉ लग गया, क्या लग गया, F इज इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, अभी बताई थी 9 × 10 की पावर 9। और Q1 कितना दिया था, ये देखो Q1 दिया है ना, माइक्रो में था तो 4 × 10 की पावर -6 μ2, यानी ये Q2 क्या है 3 × 10 की पावर 6 और अपॉन जो डिस्टेंस दे रखी है R स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे और यहाँ से ये आप घर में सॉल्व करना, ठीक है। कॉपी नोट आपकी जो नोटबुक है उसमें प्रॉपर आप सॉल्व करना। तो Q1 दिया था, Q2 दिया था, डिस्टेंस दे रखी थी, सिंपल फॉर्मूला लगाया और निकाल दिया। अब एग्जांपल 2 देखो, वो कह रहा है कि फाइंड द सेपरेशन, क्या कह रहा है, 2 इक्वल चार्जेस। देखो 2 चार्ज हैं जो इक्वल हैं, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के, एक्सपीरियंस और रिपल्सिव फोर्स इतना। अब वो कह रहा है भाई इतना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं 0 पॉइंट, ये फोर्स दे दिया है और चार्ज दे दिया, तुमसे R पूछ रहा है, वो कह रहा है R। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो हमारे पास जो फोर्स होता है बच्चे, फोर्स वो किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे R निकालना है, तो जब R निकालना है तो R इधर चला जाएगा, फोर्स उधर चला जाएगा। तो देखो R स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये फोर्स। अब K दिया हुआ है कितना 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 दोनों दे रखे हैं 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10 की पावर -6 इंटू 2 × 10 की पावर -6, और फोर्स दे रखा है कितना 0.9। यहाँ से सॉल्व करके डिस्टेंस आ जाएगी, पहले R स्क्वायर आएगा देन R आ जाएगा। तो देखो अब इसमें क्या था, Q1 Q2 दिया था, R दिया था, तो आपसे फोर्स पूछा गया। देखो बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला पता। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, Q1 पता था, Q2 पता था, R पता था, तो आपने सीधे फोर्स पूछा गया था, सीधे फोर्स निकाल दिया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया, एक तो चार्ज दे दिए दोनों, दूसरा क्या दे दिया, उसने फोर्स दे दिया और तुमसे डिस्टेंस पूछ लिया। तो देखो अब खुद सोचो, जब हमारे पास फार्मूले में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, अब फोर्स दे दिया, K पता है, Q1 पता है, Q2 तो R आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक, कहीं कोई दिक्कत बच्चों? ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ये भी बहुत आसान है, ये क्वांटाइजेशन का है। देखो कैसे कह रहा है, कैन अ बॉडी हैव चार्ज Q इज इक्वल टू इतना, उसने एक चार्ज दे दिया है कितना 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम का, और आपसे ये पूछ रहा है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, अभी क्वांटाइजेशन पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू NE पढ़ा था ना, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, और n तुमसे पूछ रहा है, तो n क्या हो जाएगा, E नीचे चला जाएगा, Q अपॉन E। तो क्या करना है, Q दे रखा था, E डिवाइड कर देंगे, E 1.6 n आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस देख लो, इनको आपको इसलिए मैंने सॉल्व दिए थे बिकॉज ये न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन थे, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 बिल्कुल फार्मूले बेस्ड, ताकि आपको कूलॉम्स लॉ में जब हम फार्मूला यूज करते हैं उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि फोर्स कैसे निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लो। अब आते हैं बच्चे आगे, अब हम बात करते हैं इस पूरे जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो। पहली चीज है ना कि जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, मैं तो इतना बच्चों को बोलता हूँ और बच्चे लास्ट तक भी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। कहीं अगर माइक्रो कूलम दिख रही है तो आप उसको कूलम में चेंज करो ना। आप बड़े हो गए हो, आप 12th स्टैंडर्ड के हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर चार्ज मान लो 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ है तो भैया उसको माइक्रो कूलम को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके कूलम मिल रहा हो। आपको माइक्रो कूलम को मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है। अब मैं देखता हूं बच्चों डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर में रख देते हो, ये कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं। तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है,
जहां माइक्रो कूलम दिखे उसको कूलम में, जहां आपको सेंटीमीटर दिखे उसको मीटर में, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूले में रखना है। ये नहीं कि मान लो डिस्टेंस दे दी है 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, आपने 20 उठा के रख दिया, ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें एक ये देखना होता है कि ये पॉइंट चार्ज एजम्पशन, इसका मतलब क्या होता है, जो कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। अब मान लो चार्ज मेरा बहुत बड़ा है, कोई स्फीयर है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे dq और उस पॉइंट चार्ज को फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, ओके, जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। दिखा दोगे, इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला है केवल पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है, ठीक है। अगर हमारा बड़ा साइज का बॉडी है तो फिर हमें उसको इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा। हम जब क्वेश्चंस करेंगे भी आगे बहुत करेंगे, आज तो कुछ क्वेश्चंस हैं कूलॉम्स लॉ के, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने की ओर आएगा तो फिर हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस के, नीट के, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और दूसरे स्केलर वर्सेस वेक्टर, कूलॉम्स लॉ गिव्स फोर्स मैग्नीट्यूड। कूलॉम्स लॉ केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देता है, अभी मैंने बताया था, बट डायरेक्शन कैसे पता करनी है, डायरेक्शन के लिए हमने अभी बताया था कि अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो वो हमेशा रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे कि किधर लगेगा, ओके, तो ये चीज है। और दूसरी चीज है जो कूलॉम्स लॉ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई मीडियम आ जाएगा तो उसका मुझे परमिटिविटी पता होनी चाहिए, ओके, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। इन अ मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो फिर फोर्स के टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा। हमने अभी बताया था ना कि अगर हमने पानी रख दिया तो 80 टाइम्स कम हो जाता है। कहने का मतलब है बच्चे, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर फोर्स हमारा क्या है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर कोई मीडियम आ गया तो मीडियम में जो फोर्स है वो k टाइम्स कम हो जाएगा। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, k टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। सारा कुछ ये वो है जो आपको ध्यान रखनी है जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो इस पूरी एक अभी तक का जो भी हमने 15-20 मिनट पढ़ा उसकी एक हम समरी देखते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला क्वांटाइजेशन अभी बताया था, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, तो Q इक्वल टू एन ई, कभी Q देगा E देगा N पूछ लेगा, कभी N देगा E देगा चार्ज पूछ लेगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फोर्स हमें पता रखा है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मीडियम है कोई तो मीडियम में ये K नीचे डिवाइड हो जाएगा, जहाँ आर स्क्वायर है वहाँ K आर स्क्वायर, अभी बताया था ना मैंने, ओके। K की वैल्यू पता है और ये पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि एप्सिलॉन की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये हम लोग पढ़ रखा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमने सारा पढ़ रखा है, कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म वगैरह वगैरह, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो कोशिश कर रहे हैं, इस चूंकि पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो हम लोग जो PYQs हैं बोर्ड में, जो अभी आए हुए क्वेश्चंस हैं 25 में, 26 में, 21 में, 19 में, तो जो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम लोग पहले उनको एनालाइज करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमारी क्लासेस और आगे बढ़ेंगे और हाई लेवल के भी क्वेश्चन लेंगे। लेकिन ये चीज़ तो ध्यान देनी पड़ेगी कि अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया है। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें आप देखेंगे भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चे, 1 कह रहा है अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, यानी एक्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इज रिपेल बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई, ओके। हाउएवर जेड इज अट्रैक्टेड टू अ ऑब्जेक्ट वाई विच वुड बी द पॉसिबल चार्ज ऑन। देखो बच्चे क्या कह रहा है वो, पहला ये कह रहा है कि 3 चीजें हैं, एक x है, एक y है और एक z है, 3 चीजें हैं, ध्यान दो। अब वो कह रहा है कि अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x, x पे तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो पक्की बात है, x इज नेगेटिवली चार्ज है, ओके। वो क्या हो रहा है, रिपेल बाय अनदर ऑब्जेक्ट y, यानी ये चीज रिपेल हो रही है। इसका मतलब अगर ये रिपेल हो रही है तो इसका मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये मस्ट है।
मुझे बताओ बच्चों, x पे चार्ज माइनस है और वो y से रिपेल हो रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइक चार्ज होंगे तभी तो रिपेल हो रही है। अगर ये अट्रैक्ट हो रही होती तो ये प्लस हो जाता। चूंकि ये माइनस है और रिपेल हो रहा है, इसका मतलब ये श्योर है कि y भी माइनस ही होगी। लाइक चार्ज ही तो रिपेल होते हैं, तो लाइक चार्ज हो गए माइनस माइनस। अब वो कह रहा है एंड z अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट y। अब z है ना, वो अट्रैक्ट हो रहा है। अब देख लो, अगर ये माइनस वाला है और दूसरी ऑब्जेक्ट अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो पक्की बात ये पॉजिटिव होगा। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है बच्चे, ये देखो 2022 का 2122 में क्वेश्चन आया था। अगर ये z अट्रैक्ट हो रहा है तो अट्रैक्ट कौन होते हैं? अनलाइक चार्ज। बढ़िया क्वेश्चन है, अनलाइक चार्ज, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया। लेकिन जब अब ऑप्शन को देखोगे तो जो ओनली वाले शब्द होते हैं ये बहुत हार्ड शब्द होते हैं। देखो एक चीज समझो, आप जब भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे ओनली। जब ओनली वर्ड आ जाए तो आप समझ लो कि उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वो सही होता है। फिर भी नेगेटिव चार्ज, अब वो कह रहा है ना हमें जेड का निकालना है, चार्ज ऑन द जेड, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। ये तो बात सही हो रही है कि जेड पॉजिटिव है, तो अब आपको समझना है कि पॉजिटिव दो ऑप्शन में है, एक पॉजिटिव इस ऑप्शन में है और एक पॉजिटिव इस वाले में है। तो अब हमारा या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। ये तो गलत हो गया, ए गलत हो गया, नेगेटिव है, डी गलत हो गया, नेगेटिव है, दो सही है, बी या डी। अब बी में कह रहा है ओनली, ओनली का मतलब ये एकदम जोर देके कह रहा है नहीं नहीं पॉजिटिव ही होगा। और इसमें कह रहा है कि पॉजिटिव भी होगा और न्यूट्रल भी होगा। अब मामला फंस गया। अगर तुम सोच रहे हो कि पॉजिटिव मस्ट भी पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, हम y के बारे में श्योर हैं कि मस्ट है, बट z के बारे में मस्ट श्योर नहीं है। तो अब बच्चे यहां पे कंफ्यूजन आ गया। अगर आपके में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो कंफ्यूजन हो गया। तो देखो, अब देखो बच्चे, अगर ये बॉडी नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो एक चीज समझो, इसमें पॉजिटिव के साथ साथ न्यूट्रल भी दिया हुआ है। अगर मान लो ये बॉडी न्यूट्रल होती तो ये माइनस है, तो पास वाले में ये क्या करती यहां पे, और ये बॉडी क्या हो रही है, विच वुड बी पॉसिबल, वो कह रहा ना ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू द ऑब्जेक्ट वाई, वाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और इंडक्शन से क्या होता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास में है तो यहां पे क्या होता है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, प्लस। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भगा देगी, दूर भगा देगी। यही तो इंडक्शन में भी पढ़ा था। अगर लाइक चार्ज हमेशा दूर चले जाते हैं, माइनस है तो माइनस वाला दूर चला जाएगा और प्लस वाला अपोजिट वाला पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब ये बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंडक्शन की वजह से वो एक तो पॉजिटिव है बिकॉज अट्रैक्ट कर रही है, और इंडक्शन की वजह से अगर वो न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव नहीं भी है, तब भी वो अट्रैक्ट हो सकती है। क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन हमारा सी है। तो कितना आपको चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन, ये आज के टाइम पे बच्चे ये पेपर नहीं है कि आपको तुक्का मार देना है, क्योंकि अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना वो वेरी क्लोज होते हैं। देखो, पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। ओके, तो आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे टिक करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। आते हैं, ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। देखो 2023 का वो कह रहा है व्हेन अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज ब्रॉट नियर टू द फेस ऑफ द मेटल क्यूब। एक मेटल का क्यूब है, ऐसे समझ लो, मेटल का क्यूब है, ओके, उसके किसी एक फेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, माइनस क्यू इज ब्रॉट नियर द फेस, उसके पास आया। मान लेते हैं एग्जैक्ट अगर यहां पे नहीं भी आया तो वो कह रहा नियर है ना, वो कह रहा नियर आ गया, इसके एकदम पास आ गया यहां पे। तो वो कह रहा है अच्छा, अभी इंडक्शन पढ़ा, अगर माइनस क्यू किसी के पास आ जाए तो पास वाले में, जैसे माइनस क्यू पास आया, ठीक, अब माइनस क्यू पास आया तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, चूंकि लाइक है तो इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा। तो अभी बताया मैंने, माइनस वाला पास आ रहा है तो पास वाले में पॉजिटिव और दूर वाले में सेम, यही हमने इंडक्शन में पढ़ा है। तो देखो क्या है, फेस नियरर, अब देखो ये कह रहा क्यूब
पॉजिटिवली चार्ज, वो कह रहा है क्यूब को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, नहीं, गलत है। क्यूब बिकम्स नेगेटिव चार्ज, नहीं। सी फेस नियरर द चार्ज बिकम्स पॉजिटिव, देखो अभी मैंने बोला क्या, जो माइनस है तो पास वाले में क्या करेगा, पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज डेवलप एट द नियरर एंड एंड सेम चार्ज डेवलप एट द फर्दर एंड, दूर वाले में, एंड अपोजिट फेस बिकम्स नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही है, ये देखो वो क्या कह रहा है, अगर नेगेटिव वाला आ रहा है तो वो कह रहा है पास वाले में पॉजिटिव, और वो कह रहा है जो दूर है, दूर वाला फेस है उसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट फेस, यानी दूर वाला। माइनस है तो माइनस है तो पास वाला फेस पॉजिटिव हो जाएगा इंडक्शन से, और दूर वाला जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम माइनस। तो बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इज द राइट। ये प्योरली इंडक्शन का क्वेश्चन है, इंडक्शन का, इंडक्शन का है। अभी बताया था ना, अगर कोई कंडक्टर है तो कोई अगर मान लो नेगेटिव बॉडी गई तो माइनस दूर वाले एंड पे डेवलप होगा और अपोजिट प्लस वाले, और माइनस गया तो माइनस, देखो माइनस गया ना तो पास वाले में प्लस, पास वाले में प्लस, दूर वाले में माइनस। क्लियर? तो नोट कर लो इसको अच्छे से, समझ में आ रहा बच्चों? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकेम चार्ज विथ चार्ज +3, +5 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। All 3 spheres came in contact simultaneously for the moment and got separated visual। ठीक है, वो कह रहा है कि following possible values final charge on the 3 sphere। ओके, अब वो कह रहा है ये सारे कौन कौन से चार्ज थे, उनको वो कह रहा है उनको एक चैम्बर में, या कह रहा है ना एक चैम्बर में उनको रख दिया गया, लाइक उनमें चार्ज थे 3e, और कौन थे 5e, और कौन थे -3e। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चे, 5 3 8, 8 में से 3 गए 5, ये सीधे सीधे कट गया, नहीं 5e। ये अलजेब्रिक सम के बराबर होते हैं। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। एक किसी चैम्बर में तीनों चार्ज डाल दिए गए, ठीक, तो 5e हो गया। अब वो ये कह रहा है कि फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द 3 स्फीयर। अब इसमें आपको देखना है कि ऐसे कौन है कि जिनका चूक चार्ज कंजर्व होता है। अभी देखो ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है, हमने 3 चार्ज डाले तो टोटल चार्ज इतना हो गया। अब वो कह रहा है कि ये टोटल चार्ज 5e के बराबर है। देखो 5 5 10, 10 में से 4 गए 6, ये 6e है, जबकि मेरा तो 5 है तो गलत हो गया। 6 6 12, 12 में से -7 गया तो क्या हुआ, 12 में 7 गया 5, ये 5e है। यहाँ पे हो गया देखो 5 3 8 9, 9 में से 4 गया 5, बट ये फ्रैक्शन में हो नहीं सकता है तो ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में थोड़ी ना हो जाएंगे, अभी बताया था ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा तो वो गलत है। इधर 7 5 12, 12 में 60 गए 4, यहाँ पे 4e है, तो 5e केवल बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लो। बाकी देखो हम सारे ऑप्शन में बता रहे हैं ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में है चार्ज, चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो कह रहा है स्मॉल मेटेलिक स्फीयर एस चार्ज Q इज प्लेस एग्जैक्टली एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज A एंड B। वो कह रहा है 2 A और B हैं, ध्यान दो, ये A और ये B, और दोनों पे चार्ज हैं +Q। उसके मिडवे में एक +Q है, ये देखो इसके मिडवे में +Q है। मिडवे मतलब इसको D मान लो, इसको D मान लो। वो कह रहा है इफ द स्फीयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस टूवर्ड्स द A। अब जो ये स्फीयर है इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया गया A की तरफ, ओके, A की तरफ, देन इट विल मूव फर्दर टूवर्ड्स A। देखो अब वो ये कह रहा है इसको थोड़ा डिस्प्लेस यहाँ कर दिया गया, यहाँ पे ये यहाँ आ गया, कितना कर दिया गया, हमने मान लिया x कर दिया गया। अब देखो, अब यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अब ये Q यहाँ डिस्प्लेस हो गया, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी बची, ये D थी और ये x आ गया, तो ये डिस्टेंस बची D - x, ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये x + D,
क्यों? क्योंकि ये d था और ये x था। अब ये चार्ज, ये आपका यहाँ चार्ज आ गया, ठीक, डिस्प्लेस कर दिया। पहले तो यहाँ पे था मिड पोजीशन पे, अब डिस्प्लेस कर दिया। जैसे डिस्प्लेस किया बच्चे, जो सारे पॉजिटिव हैं, तो ये वाला जो चार्ज है वो इस पे यहाँ फोर्स लगाएगा Fa। तो Fa कितना लगाएगा, ये देखो Fa कितना लगाया, Q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, d माइनस एक्स। देखो अब ये चार्ज यहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट हो गया ना, तो ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, देखो ये डिस्टेंस इतनी हो गई, तो Fb कितना लगाएगा, Q अपॉन एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ Fa बड़ा होगा Fv से, क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है, डिनोमिनेटर कम होता तो वैल्यू ज़्यादा होती, ये a है तो ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो Fa ज़्यादा है, ये Fa ज़्यादा है, तो ये चार्ज को इधर धकेलेगा। देखो ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया ना, Fv कम हो गया, Fv इधर लग रहा है और Fa इधर लग रहा है, तो a ज़्यादा है। तो a जब ज़्यादा है बच्चे, तो क्या करेगा, ये इस चार्ज को, ये a इस चार्ज को इधर करेगा, फिर क्या होगा, फिर b की डिस्टेंस कम हो गई तो b ज़्यादा हो जाएगा, वो इधर ढकेलेगा, फिर ये, तो जैसे क्या होगा, ये बेचारा चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में। हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। एक बार IIT JEE में इसका टाइम पीरियड पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन। देखो ये जो 2025 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, ये पहले JEE में आ चुका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे? अगर इसी क्वेश्चन में बच्चे तुमसे टाइम पीरियड पूछ ले, कैसे? तो क्या करें, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, Fa माइनस Fb। अभी देखो हम लोग टाइम पीरियड भी निकालते हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ऑप्शन तो समझ में आ गया, ऑसिलेट करेगा, तो ऑप्शन तो आपका क्लियर हो गया, इट विल ऑसिलेट अराउंड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है, ऑसिलेट करेगा। और अब हम टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं, है ना, कितना टाइम पीरियड में ऑसिलेट करेगा। देखो कैसे, Q अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर Q इधर d प्लस एक्स का स्क्वायर। तो क्या किया बच्चे, इधर देखो मैक्सिमम हमने कॉमन ले लिया, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो Q ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है, d माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन d प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चों क्या किया हमने, देखो Q, अब हमने एलसीएम ले लिया, देखो d प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू d प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब हमें इस एक नई स्लाइड पे चलना पड़ेगा। ओके, तो देखो क्या होगा, Q और ये हो गया d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx और माइनस d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। ध्यान देना, d से d कटा, x से s कटा, अपॉन वाला सिमिलर है, अपॉन वाला मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं ऐड कर रहा हूँ, तो फोर्स कितना हो गया, Q और इधर देखो बच्चे क्या हो जाएगा, देखो 2dx और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2dx प्लस का हो गया। तो देखो क्या हो गया, तो हो जाएगा यानी 4dx और अपॉन 2dx और 2dx 4dx, और अपॉन में क्या आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये आ गया Q और यहाँ पे 4d, 4 इधर ले आओ और d को भी ले आओ, अपॉन d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो अगर d बहुत कम है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो डिस्टेंस थी ना जो मैंने डिस्प्लेस किया था, ओके, यानी x बहुत कम है, x यानी अगर हम कह सकते हैं d के कंपेयर में, यानी x इज मच लेस देन एज कंपेयर टू d, x बहुत छोटा है। हमने जो डिस्प्लेस किया ना मिड पोजीशन से, अगर बच्चे आपने डिस्प्लेस किया तो बहुत कम पोजीशन में डिस्प्लेस किया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये जीरो हो जाएगी कंपेयर में, क्योंकि बहुत छोटी है। तो ये क्या हो गया f,
4k डी और अपॉन ये चूंकि 0 हो गया तो डी स्क्वायर का स्क्वायर यानी डी की पावर 4 हो गया, ठीक, और x हो गया। ओके, डी से डी कट गया तो देखो बच्चे फोर्स क्या हो जाएगा, देखो 4k अपॉन डी क्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और जो x का कोफिशिएंट होता था उसी को k कहते थे, जो x का कोफिशिएंट उसी को k, और जो टाइम पीरियड होता था बच्चे, देखो जो IIT में क्वेश्चन आया टाइम पीरियड t क्या होता था, याद करो 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब ये क्या उठा के यहाँ पे रख देंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा नहीं गया था, मैंने प्रॉपर बता दिया। देखो क्या था, क्या था उसने ये बोला कि दो चार्ज रखे हुए हैं, मिड में एक दूसरा चार्ज है, इसको चूंकि वो मिड पॉइंट पे है तो हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया गया। तो जैसे डिस्प्लेस किया गया तो ये डिस्टेंस कम हो गई, तो ए वाले ने ज़्यादा फोर्स लगाया, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ए वाले ने ज़्यादा फोर्स लगाया। ये डिस्टेंस ज़्यादा थी तो बी वाले ने भी रिपल्सन फोर्स लगाया बट वो कम लगाया बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा थी, तो इसने कम फोर्स लगाया। इसने ज़्यादा फोर्स लगाया, ए ने ज़्यादा फोर्स लगाया और बी ने कम फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ए, इधर जाएगा। फिर ये कम हो जाएगी डिस्टेंस तो ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये इधर लगाएगा, फिर ए ज़्यादा, फिर बी ज़्यादा, फिर ए ज़्यादा, फिर बी ज़्यादा, फिर ए ज़्यादा, फिर बी ज़्यादा, तो क्या होगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा। सी ऑप्शन द राइट। देखो बोर्ड का लेवल बच्चे, जो क्वेश्चन IIT में पूछा गया था वो क्वेश्चन अब क्या आ रहा है, CBSE में आ रहा है, ठीक है। बस इसने क्या किया है, बस टाइम पीरियड, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए टाइम पीरियड नहीं पूछा बट ये पूछ दिया उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो बच्चों, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था बट मैंने निकाल लिया, जो भी उन दोनों के फोर्स का डिफरेंस होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लो, ये समझ में आ गया, ये जो नेट फोर्स होगा ना वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये जो ये दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और हमें पता है जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो kx के बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर, k। तो जो x का कोफिशिएंट है वही k हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता ही है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ठीक है। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। वो कह रहा है, ये क्वेश्चन बच्चे देखो 2021 और 2022 का है। वो कह रहा है एक चार्ज q है, माइनस q और q नॉट है, तीन चार्ज हैं। देखो एक q, माइनस q एंड q नॉट। अब ये डायग्राम के थ्रू रखे हुए हैं, द मैग्नीट्यूड एंड नेट फोर्स ऑन चार्ज q नॉट पे निकालना है। अभी देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अब q नॉट पे निकालना है तो पहला तो फोर्स ये q लगाएगा, अब ये पॉजिटिव तो एक तो ये q वाला लगाएगा, देखो ये इधर ये फोर्स लगाएगा, इसको हमने मान लिया चलो F1, और कितना लगाएगा F1 बताओ, k, ये q नॉट है, q है तो q नॉट q अपॉन a स्क्वायर, ये F1 हो गया। अब रिपल क्यों कर रहा है, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है इसलिए उन्होंने रिपल किया। अब ये माइनस है, नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस ये प्लस, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इधर लगेगा, ये F2 हो गया। तो F2 कितना लगेगा, k q नॉट। हम जब कूलॉम्स लॉ में डायरेक्शन ले रहे हैं तो चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, हमने मॉडुलस ले लिया, चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, ध्यान देना। तो F2 क्या हो गया, k q नॉट q अपॉन a स्क्वायर। जब भी चार्ज नेगेटिव होगा हमें उसका मॉडुलस लेना है, क्योंकि हम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं कि लाइक है तो रिपल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देख के लग रहा है F1 और F2 बराबर हैं तो क्यों ना उसको F मान लिया जाए, ठीक। अब देखो अगर हम एक चीज़ देखें, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, बट Q नॉट पे टोटल फोर्स क्या लगेगा, इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स तो क्या होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो इसको याद कर लेना, है ना, 11th में बहुत बार किया होगा। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आजकल आते हैं। F1 स्क्वायर ये F लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर थे ना मैग्नीट्यूड में, जो ये लिखा था वो ये लिखा था। F2 को भी F लिख दिया, F2 को हमने F लिख दिया, F2 को क्या लिख दिया, F।
एफ स्क्वायर, और इधर 2f1 f2 और cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पे एफ स्क्वायर क्या हो गया, 2f² हो गया, यानी √2 और f बाहर आ गया, यानी आ जाएगा √2 और f क्या हो जाएगा, k Q0 Q अपॉन a स्क्वायर, k Q0 Q अपॉन a स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बेटा हो जाएगा, देख लो एक बार पूरा नोट कर लो, √2 k Q0 Q अपॉन a स्क्वायर, √2 k Q0 Q, सी ऑप्शन सही है। देखो तो सुपर पोजिशन है बच्चे, हमें 3 चार्ज दिए हुए थे 3 डिफरेंट लोकेशन पे, यहाँ पे टोटल पूछ रहा है, तो इसने फोर्स लगाया इधर क्योंकि दोनों लाइक हैं, इसने अट्रैक्ट किया क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, प्लस है ये माइनस है, तो नेट इधर हो गया। एंगल 90 बनना, क्यों बनना, ये वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे, तो एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। दो फोर्स उनके बीच का, एक फोर्स और दो फोर्स के बीच का एंगल 90 है, और cos 90 जीरो होता है, cos 90 क्या होता है, जीरो। नोट कर लो इसको, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब वही कह रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट W X Y एंड Z ईच चार्ज Q आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट, ठीक है। वो कह रहा स्क्वायर साइड है, सब कुछ दे रखा है डायग्राम में। ऑब्जेक्ट X एंड Z आर ऑन द मिड पॉइंट, ठीक है, ओके, स्क्वायर के मिड पॉइंट पे हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F। वो कह रहा है W ने X पे फोर्स जो लगाया वो F लगाया है। देखो ना, कह रहा है ये लाइन पकड़ो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ने लगाया किस पे, ऑन ऑब्जेक्ट X पे, वो कितना लगाया, F लगाया। देखो बोल रहा है ना, एग्जर्टेड ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X के ऊपर वो कितना लगाया, F लगाया। अब वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z। अब मुझे W ने X पे तो F लगाया, W ने X पे, ये बहुत चतुर खिलाड़ी है, इसने X पे F लगाया। अब वो कह रहा है ये W Z पे कितना लगाएगा, ये Z पे कितना लगाएगा फोर्स, ये निकालना है। तो ये देखो D है और ये मिड पॉइंट था, तो ये D/2, तो डिस्टेंस पहले निकाल लो। ये डिस्टेंस बहुत आसान है, कैसे निकलेगी, D स्क्वायर पाइथागोरस से D/2 का होल स्क्वायर। तो पहले R निकाल लो, R कितना हो गया, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4, तो कितना हो गया 4D स्क्वायर, यानी 5D स्क्वायर अपॉन 4, यानी डिस्टेंस आ गई √5D/2, ये आ गई R। पहले आप F निकाल लो, क्योंकि ये भी डिस्टेंस मुझे पता है, मिड पॉइंट उसने बोला है ना D/2 है, तो देखो F कितना हो गया, F हो गया, ये 2021 का क्वेश्चन है बेटा, F हो गया कितना, K और क्या हो जाएगा Q1, उसने बोला है ना 4 ऑब्जेक्ट ईच चार्ज Q, सब पे चार्ज Q है, तो Q1 Q2 अपॉन D/2, ये F के बराबर है, यानी F के बराबर क्या हो गया, K2 Q² अपॉन D, ये F है। अब हमें ये F' निकालना है, इसका तो दे रखा है F है, इसका निकालना है। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लो, चार्ज तो पता है यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे इस जगह पे भी Q है, डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल ली। तो देखो फोर्स कितना हो गया, अब देखो फोर्स कितना हो गया, F' Q अपॉन डिस्टेंस ये है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो सीधे यही रख देंगे ना, क्या दिक्कत है, 5D स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। तो F' कितना आ गया बच्चे, 4 ऊपर चला गया और 5 नीचे था, तो K 4/5 Q² अपॉन D स्क्वायर, ठीक। तो K Q² अपॉन, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और करना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना है ना, डिस्टेंस D/2 का स्क्वायर करना था बच्चे। तो जैसे D/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 जाएगा ऊपर, 4, ये D² अपॉन 4 होगा ना, 4D ये। तो देखो 4 Q² अपॉन D स्क्वायर, K 4 Q² अपॉन D स्क्वायर, तो F' ये आ जाएगा 1/5 टाइम्स ऑफ F, ये आ जाएगा। देखो 4 बार, ये समझो ना, F दे रखा है 4K Q² अपॉन D स्क्वायर, 4K Q² अपॉन D स्क्वायर, और F' कितना पूछा है, दिया है उसने 1/5 को अगर बाहर निकाल दो तो वही तो दिया है, K 4 Q² अपॉन D स्क्वायर, तो इसको क्या बोल देंगे, F, तो F/5 आंसर आ जाएगा, F/5, B इज द आंसर। बहुत आसान था। इसने क्या किया, W ने इस पे X पे F लगाया,
अब डब्ल्यू जेड पे कितना लगाएगा वो पूछ रहा है, तो पहले एफ निकाल लो और फिर ये एफ डैश निकाल लो, सिंपल। बस ये डायगोनल डायगोनल नहीं कहेंगे, ये डिस्टेंस निकालनी थी, वो पाइथागोरस से निकाल दी क्योंकि स्क्वायर है, एंगल 90 होता है। तो ये डी है, ये d/2 है, पाइथागोरस देखो d² + d², सबको पता है, 12th में आ गए पाइथागोरस कैसे लगाते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लो। तो बी योर फाइनल आंसर। अब वो कह रहा है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल ए एंड बी हैव चार्जेस, ए पे और बी पे चार्ज ऐसा है, ठीक है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड द नेचर एंड। देखो उन्होंने कॉन्टैक्ट में ये 19 का क्वेश्चन है। अब मान लो ये ए है, इस पे चार्ज -q था, ये बी है, इस पे चार्ज +3 था, ठीक, वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक जैसी आपको बनानी पड़ेगी, एक जैसी। ये ए है, इस पे -q था, जैसे इनको कांटेक्ट में रखा गया तो जो q टोटल है बच्चे वो क्या हो जाएगा, QA + QB, ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक, यानी आ गया -q + 3q, यानी कितना आ जाएगा 3q और q 2q, ये तो टोटल चार्ज हो गया। अब एक पे कितना चार्ज होगा, वो चूंकि आइडेंटिकल है तो वो बराबर बढ़ जाएगा, तो जो 2q चार्ज था, तो अब ईच कंडक्टर पे कितना चार्ज आ जाएगा, ईच कंडक्टर पे 2q/2, यानी क्या आ जाएगा q, और दोनों पे q है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो उसने पूछा है कि कूलम्स बिटवीन देम, उसने बोला नेचर ऑफ द कूलमिक फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है एक q है एंड दूसरा भी q है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये तुम कह सकते हो कि ईच चार्ज पे कितना लगेगा चार्ज, तो QA + QB/2, चूंकि एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, इसलिए वो हाफ हो गया, टोटल चार्ज तो इनको ऐड कर दिया, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल, और एक पे निकालना है तो आधा कर दिया। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होती फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होता, फिर ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, इसलिए उसने आइडेंटिकल दिया हुआ है। ओके, ये 19 का क्वेश्चन है, नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो वो कह रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज Q ईच कैप्ट 2 मीटर अपार्ट, दो एक जैसे चार्ज हैं, देखो एक चार्ज ये Q और एक चार्ज ये Q, और डिस्टेंस है 2 मीटर। थर्ड पॉइंट चार्ज Q इज एट मैग्नीट्यूड साइन प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, वो कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग पे एक दूसरा चार्ज रख दिया गया Q, ठीक। अब वो कह रहा है कि सच दैट सिस्टम ऑफ चार्ज आर इक्विलिब्रियम, हमें पोजीशन निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको x मान लिया बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 - x मान लिया 2, ठीक, क्योंकि टोटल 2 था, ये x तो ये 2 - x। अब वो कह रहा है इस पे वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 0, फोर्स ऑन Q ड्यू टू दिस F1, तो F1 कितना हो गया KQ/x², इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, और F2 इसने इस पे कितना फोर्स लगाया KQ/2 - x²। टोटल फोर्स उनका क्या है, उसने बोला ना सम ऑफ 0, तो जैसे उसने सम 0 बोला है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जितना इसने इधर लगाया उतना अवसर, तो यहाँ पे KQ/2 - x का होल स्क्वायर, ये देखो पूरे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर = x², ठीक। तो 2 - x = +-x, एक बार आप प्लस ले लो, तो 2 - x = x, यानी 2 = 2x, यानी x क्या आ गया 1 मीटर, ये आंसर आ गया। और अगर आप माइनस लोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर आ गया x = 1 मीटर, यानी ये 2 मीटर का था, 1 मीटर पे अगर रखा जाएगा, यानी मिड पॉइंट पे रखा जाएगा, तो पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, बेसिक क्वेश्चन था 2019 का, नोट डाउन कर लो, ठीक है। पॉज करके नोट जरूर करो, पहले पॉज कर लिया करो वीडियो को, फिर लिखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो ये कह रहा है, ये देखो बच्चों जेईई मेंस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जेईई मेंस का, वो ये कह रहा है कि 3 चार्जेस, ये 3 चार्जेस हैं, ये देखो IIT जेईई मेंस 2024 का है,
तो उसने ये बोला है तुमसे कि भाई 3 चार्जेस हैं जो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू dy2 और x इक्वल टू d पे रखे हुए हैं x एक्सेस पे। ये x एक्सेस है, एक ओरिजिन पे, एक x इक्वल टू dy2 पे और एक x इक्वल टू d पे। कौन कौन चार्ज रखे हुए हैं देखो, एक प्लस q, एक स्मॉल q, यहाँ पे स्मॉल q रखा हुआ है और यहाँ पे फिर से प्लस q रखा हुआ है। कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, 0 पे और dy2 पे और दूसरा d पे, यानी ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस कितनी है, सॉरी ये dy2 है और ये डिस्टेंस d है। ठीक, अब बेटा उसने तुमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया है कि प्लेस, उसने बोला है कि द नेट फोर्स किस पे, एट 0 पे, 0 पे नेट फोर्स। तो इस पे जो फोर्स है, पहले ये वाला भी फोर्स लगाएगा F1, फिर ये वाला भी फोर्स लगाएगा F2 और नेट फोर्स उसने बोला कि 0 है। तो वो कह रहा है क्यों बताओ, उसने बोला नेट फोर्स इज 0, ये IIT का क्वेश्चन है, नेट फोर्स इज 0। तो इस पे कौन नेट फोर्स लगा रहा है, अगर मैं नेट फोर्स बोलूं तो एक तो इसने फोर्स लगाया F1 वाले ने, इसने कौन से ने, F1 इस Q वाले ने, और फिर ये वाला भी तो बैठेगा सुपर पोजिशन पे, जितने भी आसपास होंगे सब फोर्स लगाएंगे। तो देखो इसने कितना लगाया कि क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी थी dy2 का होल स्क्वायर, और इसने कितना लगाया क्यू के भी लिख दो अपॉन डिस्टेंस कितनी है d स्क्वायर, और सबका सम कितना है 0। ये क्वेश्चन ने बोला है कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, जो ओरिजिन पे रखा वो 0 है। तो देखो वो 0 हो गया, तो इसको 0 लिख दो। तो देखो के क्यू अपॉन d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया 4 को ऊपर चला गया, 4 के क्यू अपॉन d स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। देखो एक को इधर कर दो तो माइनस 4 के क्यू अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो देखो क्यू स्क्वायर से ये क्यू कट गया है ना, ओके, और d स्क्वायर से ये d स्क्वायर कट गया, k से k कट गया, तो बचा -4q और इधर क्या बचा है q, है ना। तो जो q है उसने q पूछा ना तुमसे, स्मॉल q, तो स्मॉल q क्या हो जाएगा माइनस कैपिटल Q अपॉन 4, ये आंसर आ जाएगा। तो स्मॉल q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q अपॉन 4, तो माइनस कैपिटल Q, तो D इज द फाइनल आंसर। उसने बोला कि 3 चार्ज रखे हैं एक्स एक्सेस पे, 2 पे चार्ज दे रखे हैं, उसने ये पूछा तुमसे कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 2022। ठीक है, तो बच्चे अब क्या करना है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। सबसे पहले ये हमारा कूलम्स लॉ का फर्स्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोगों ने। ठीक है, अभी बहुत और अच्छे लेवल के करेंगे, ये तो पहली लेक्चर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर है ना। और इस फर्स्ट लेक्चर में आपको इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा लगाना है। ठीक है, जैसे हम सेकंड लेक्चर देंगे, थर्ड लेक्चर देंगे, फोर्थ लेक्चर देंगे, और फिर कंबाइंड में सारे बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको मेरा जो इंस्टा पे आईडी है मास्टर जी 2911, इसको आपको ज्वाइन करना है, ओके। दूसरा मास्टर जी जो आप देख रहे हैं इस पे, तो मास्टर जी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है, और उस पर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे जो टेलीग्राम पे जरूर लिंक कर लेना। तो ये सारे सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे आपको जल्दी ही भेज देंगे, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।